केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था मेटलर्जी, धातु कर्म। आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और वो है बहुलक, पॉलीमर्स। इनके बीच में भी कुछ टॉपिक आते हैं जैसे एल्कोहल हो गया, अधातुएं हो गया, जिसे मैंने फिलहाल स्किप कर दिया है क्योंकि इनसे पूछे गए प्रश्नों की संख्या कम है, साथ ही साथ इनको पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगेगा। लेकिन कंपेरेटिवली बात करें बहुलक की, उसमें से निरंतर तौर पर 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे हर साल और पढ़ने में इजी भी है और प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से बहुलक को पहले कवर करते हुए हम थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं। इस उद्देश्य से मैंने पहले बहुलक को पकड़ा है, ठीक है। बाद में हम कवर करेंगे एल्कोहल और अधातुएं वाला टॉपिक, जो भी बीच में छूटा हुआ है वो। तो चलिए शुरू करते हैं बहुलक वाला टॉपिक, ठीक। जैसे कि आपका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें मेंशन है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। उसके अंतर्गत एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिर आपका बहुलक है। बहुलक के अंतर्गत आएंगे पॉलीथीन, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन, ठीक। उसके बाद दिया है साबुन और अपमार्जक, डिटर्जेंट। ये सारा सिलेबस में मेंशन है, ठीक है ना। तो अब देखिए, हमको इन तीनों बहुलक के बारे में सिलेबस में जानकारी मिलती है, लेकिन बाकी बहुलक को छोड़ देना है क्या? तो ऐसा नहीं है। जब आप बहुलक वाला चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले बहुलक का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इन तीनों के अलावा भी, जिसको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन हाँ, ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से पूछे गए थे। मैं बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और क्या अप्रोच होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक। मेरा टारगेट वही रहता है कि आपको सिर्फ सिलेबस कराना उद्देश्य नहीं है, पूरी तरीके से अवगत करा के कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और कैसे अप्रोच से वो प्रश्न बनाया जा सकता है। ये पूरी बातें मैं बता के कवर करता हूँ कोई भी टॉपिक, ठीक है। थोड़ी सी देरी ज़रूर होती है, लेकिन पूरे रिसर्च के बाद मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए देखिए आगे। जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, सामान्य कृत्रिम बहुलक। बहुलक तो है लेकिन किस नाम से? सामान्य कृत्रिम बहुलक, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। कुछ प्राकृतिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है आपका कृत्रिम बहुलक, और कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत ये 3 दिए हुए हैं। तो चलिए, फिलहाल आज की क्लास है इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब आपको समझना है बहुलक क्या होता है। देखिए, बहुलक मतलब पॉलीमर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पॉली और दूसरा है मर, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स मतलब भाग। मतलब पॉलीमर वह वस्तु है, वह पदार्थ है जो बहुत सारे भागों से मिलकर बना है, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना है, ऐसा हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं। अब वो बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे भाग कौन होंगे जो मिलकर एक बड़ा अणु वाला, उच्च द्रव्यमान वाला पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। वो पूरी बातें हम देखते हैं। फिलहाल आपने साधारण शब्द में समझ लिया, पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और मर मतलब होता है पार्ट्स, भाग। बहुत सारे भाग मिलेंगे और पॉलीमर बनाएंगे। तो देखिए वो कौन सा भाग होगा, भाग का तात्पर्य क्या है वो देखते चलिए। डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, डेफिनेशन से भी कुछ प्रश्न पूछे गए तो इस कारण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन, ठीक है। देखते चलिएगा, सारी बातें देखते चलिएगा। जब 2 या अधिक समान या भिन्न छोटे व सरल अणु, समान या भिन्न छोटे सरल अणु, तो कौन से भाग की बात कर रहा था? अणु की बात कर रहा था, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था, ठीक है। तो जब 2 या अधिक समान एवं भिन्न, ठीक है, समान या भिन्न छोटे और सरल अणु मिलकर उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। छोटे छोटे सरल अणु मिलेंगे बहुत सारे, मतलब उसको पार्ट्स बोल दिया, और मिलकर एक उच्च द्रव्यमान वाला बड़ा अणु बना लेंगे जिसे पॉलीमर कहा जा रहा है। तो ये है आपका डेफिनेशन। बीच में लिखा है 100 से भी अधिक पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयां, ठीक है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट्स ये कह सकते हैं हम। मतलब पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयां किसको कह रहे हैं? ये अणु को, जो बहुत सारे हो गए हैं एक साथ और मिलकर बना रहे हैं पॉलीमर, उसको कह रहा है ये, ठीक है। पुनरावृत्त मतलब बार बार वही अणु आएंगे और मिलकर पॉलीमर बना लेंगे। ये है डेफिनेशन, ठीक है। और
जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया के द्वारा छोटे और सरल अणु मिलकर, बहुत सारे छोटे और सरल अणु मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें छोटे और सरल अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं उसे बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई? तो कौन कौन से पार्ट्स मिल रहे हैं, मतलब कौन से पार्ट्स मिल रहे हैं, अणु मिल रहे हैं बहुत सारे। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है, समझते चलिएगा। आगे बढ़िए, देखिए उदाहरण के तौर पे सारी बातें उदाहरण के साथ हम करेंगे। जैसे एथिलीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आने वाला है। पॉलीमर बनने से पहले जो एक सरल अणु होता है, छोटा और सरल अणु होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। ध्यान रखिएगा, एकलक। क्या कहते हैं उसे? एकलक। ठीक है, मतलब बहुलीकरण होने से पहले जो सरल अणु होता है ना एक, उसे क्या कहते हैं? एकलक या मोनोमर। यही बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बना रहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। आपके सामने है सारा फैक्ट, पूरा डेफिनेशन। ठीक है ना? तो देखिए एथिलीन एक एकलक है, मोनोमर है। अब इस एथिलीन का हमको करना है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो इस एथिलीन का बहुलीकरण होने के बाद जो मिलेगा वो बहुलक कहलाएगा। तो देखिए एग्जांपल के साथ, एथिलीन का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो है आपका एक एथिलीन है, मतलब ये मोनोमर है। इसको हमको बहुत सारा लेना है, मतलब n संख्या में लेना है। n मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, 2 से अधिक, कितनी भी, बहुत सारी। ठीक है, तो n संख्या में लेने पर इस एथिलीन को बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जब बनाया जाएगा तो यहां पर का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि वैसे भी डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक, तो बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और बचे हुए जो दो हैं आपके, इनके साथ एक एक बॉन्ड अटैच हो जाएगा दूसरे वाले मोनोमर के साथ। देखिए एक मोनोमर है, इसका डबल बॉन्ड टूटा और इनके जो ये पार्ट्स हैं ये भी बॉन्ड बना लेंगे दूसरे मोनोमर के साथ में। तो मतलब क्या हो रहा है, एक से अधिक मोनोमर, ठीक है, जुड़ते जा रहे हैं आपस में, किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू। तो देखिएगा इसका डबल बॉन्ड रह गया सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ अटैच हो गया एक एक बॉन्ड, और जो अन्य मोनोमर के साथ जुड़े जाएंगे, और अन्य मोनोमर या एकलक के साथ जुड़ने पे ऐसा जब बन जाएगा, बहुत सारे मोनोमर या एकलक जुड़ जाएंगे तब बनेगा पॉलीमर। ठीक, तो ये हो गया बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो देखिए हुआ क्या, इसको लिखते कैसे हैं? n मतलब n नंबर है, मतलब कितने सारे लेने हैं वो है। तो इस मोनोमर का मतलब एथिलीन का बहुत सारा हमने भाग लिया, उसको बहुलीकरण कराया और मिल गया ये, मतलब डबल बॉन्ड टूट गया और मिल गया ये। लिखते कैसे? ये जो प्राप्त हुआ हमको, ठीक, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सब दोनों के साथ अलग अलग सिंगल बॉन्ड जो दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ेगा, ये मिला है, और यहाँ पर ये हो जाता है डिनोट n के साथ। ऐसा ये होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर जो बहुलीकरण के बाद मिला वो मिल गया पॉलीएथिलीन। शुरू में एथिलीन था, अब बहुत सारे एथिलीन जुड़कर क्या बना लिए बहुलीकरण के द्वारा? पॉलीएथिलीन, जिसे पॉलीथीन भी कहा जाता है। पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन, जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं ना कोई भी सामान लाने के लिए, वही पॉलीथीन है ये। तो ये एक सामान्य उदाहरण के द्वारा बता दिया गया है। ये एथिलीन है, मोनोमर है, और ये पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बहुलक है, पॉलीमर है, बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। उसके पहले देखिए, जो मोनोमर रहेगा उसके सामने n लगाना है, मतलब n नंबर ऑफ आपको एकलक लेने हैं, जो बहुलीकरण के बाद क्या मिलेगा? पॉलीमर मिलेगा, और यहाँ पर n हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में। इस तरीके से डिनोट करते हैं पॉलीमर को, और इस तरीके से डिनोट करते हैं मोनोमर को, मतलब एकलक को, सामने n लगाकर। यह प्रक्रिया पूरी क्लियर है? आगे देखें, एकलक के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण अब हम करेंगे। मतलब एक ही प्रकार के एकलक जुड़ रहे हैं, मतलब एक ही प्रकार के अणु जुड़ रहे हैं। ठीक, एक ही प्रकार के अणु बोलने का मतलब है एक ही पदार्थ के अणु मिलकर, बहुत सारे अणु मिलकर पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, या अलग अलग पदार्थ के एकलक मिलकर
बहुत सारे पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं। इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एकलक के आधार पर, मोनोमर के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करेंगे तो पहला है समबहुलक, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब जब एक ही प्रकार के एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? समबहुलक, होमोपॉलीमर। सम मतलब एक ही प्रकार का। उदाहरण है, लिख लीजिए, उदाहरण से ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उदाहरण देख लीजिए, पॉलीथीन, जो मैंने बताया, एक ही प्रकार के मोनोमर, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बहुत सारे मिलकर बहुलीकरण के द्वारा ही बना लेते हैं पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। इसमें सिर्फ यही यूज हो रहा है, तो सिर्फ चूंकि एक ही मोनोमर यूज हो रहा है और वो है एथिलीन, तो इस कारण ये क्या कहलाया? इसका बहुलक क्या कहलाया? पॉलीथीन। और ये क्या प्रकार है? समबहुलक का। क्लियर? अगला देखिए, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी एक ही प्रकार के अणुओं से या एक ही प्रकार के एकलक से, मोनोमर से बना होता है। वैसे PAN, ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसका फुल फॉर्म है पैन का, ठीक है। नाइलॉन 6, टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपीन, स्टार्च, ये सारे के सारे जो है ना, एक ही प्रकार के एकलक से बने होते हैं, सिंगल टाइप मोनोमर से बने होते हैं। इस कारण ये सारे के सारे समबहुलक के उदाहरण हैं। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए, सहबहुलक या मिश्रित बहुलक। अब समझ में आ गया होगा कि भैया एक से अधिक प्रकार के मोनोमर या एक से अधिक प्रकार के एकलक मिलकर जो बहुलक का निर्माण करेंगे उसे कहेंगे सहबहुलक या मिश्रित बहुलक। देखिएगा, यहां पर सम है, सम मतलब एक समान, यहां पर सह है, ठीक है, सहबहुलक है या मिश्रित। नाम से क्लियर है। इंग्लिश में कह रहे हैं कोपॉलीमर, मतलब एक से अधिक प्रकार के अणु या एकलक मिलकर पॉलीमर जब बनाते हैं तो उसे कहेंगे कोपॉलीमर या सहबहुलक या मिश्रित बहुलक। क्लियर है? डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक से अधिक प्रकार के एकलकों के संयोजन से, एक ही प्रकार के एकलक के संयोजन से। क्लियर है? अब जैसे उदाहरण के तौर पे भी मैं बताऊं, इधर देख लीजिए, यहां पर लिखा है मैंने, जैसे एक जो आपका एकलक है वो X है, इसकी संख्या हमने N ले ली। दूसरे प्रकार का जो एकलक है वो Y है, उसकी संख्या M ले ली। N क्वांटिटी में ले लिया X को, M क्वांटिटी में ले लिया Y को, दोनों को मिला दिया, तो जिससे पॉलीमराइजेशन के बाद अब मिलेगा ना, वो आपका बहुलक जो होगा वो सहबहुलक कहलाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, XY पूरा मिश्रित है ये जो बहुलक प्राप्त हुआ है वो। और जैसा कि मैंने बताया था, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और एक श्रृंखला के रूप में होंगे। यही पॉलीमराइजेशन है या पॉलीमर है। क्लियर? और इसकी अगर बात करें तो N संख्या में एक ही आपका एकलक होगा, एक ही मोनोमर होगा, और वो पॉलीमराइजेशन के बाद इस तरीके से बहुलक का निर्माण करेगा, जिसमें सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एक ही प्रकार के मोनोमर, एक ही प्रकार के एकलक, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रृंखला के रूप में। ठीक लिखा है ना, पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई वही है ये। एग्जांपल्स के साथ क्रिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं भाई। कोपॉलीमर मतलब अलग अलग प्रकार के, ठीक है, एकलक से बना होगा। तो इसका उदाहरण है सबसे फेमस नाइलॉन 6 अब देखिए एक चीज, यहां पर नाइलॉन 6 है समबहुलक का उदाहरण, लेकिन नाइलॉन 6 सहबहुलक का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है कि नाइलॉन 6 जो है वो आपका होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, जबकि नाइलॉन 6 आपका कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। और ये जो नाइलॉन 6 एक पॉलीमर है वो कौन से दो एकलक से मिलकर बना है, तो ध्यान रखिएगा, एक है एडिपिक एसिड और दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। ये दो अलग अलग एकलक मिलकर, बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी संख्या बहुत सारी हो सकती है, इसकी संख्या बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बस दो अलग अलग प्रकार के एकलक मिलकर बना रहे हैं नाइलॉन 6। बात समझ में आ गई क्या? तो ये महत्वपूर्ण एग्जांपल है। तो जैसे देखिए NHOOC CH2 4 टाइम्स COOH प्लस NH2, अच्छा ये क्या है, ये है आपका एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड वैसे
फॉर्मूला महत्वपूर्ण नहीं है, फॉर्मूले से प्रश्न नहीं पूछा है, सिर्फ नाम की जानकारी होनी चाहिए आपको, नाम से प्रश्न पूछा है, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी पर्पज से मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा। NH2N सिंगल बॉन्ड CH2 6 NH2, ये है आपका हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, पॉलीमराइजेशन के बाद ये, और ये जो पूरा है आपका ये है नाइलॉन 6,6। फॉर्मूला बिल्कुल किसी कंडीशन में याद नहीं हो सकता या बहुत ही मुश्किल हो सकता है, फिर भी दिमाग में रख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोमर लिखा है, मतलब एक मोनोमर ये है और ये दूसरा मोनोमर है, दोनों मोनोमर मिलके पॉलीमराइजेशन के बाद ये जो निर्माण कर रहे हैं वो आपका नाइलॉन 6,6 है। क्लियर, ठीक है। अन्य उदाहरण के तौर पे किसका, कोपॉलीमर का SBR का फुल फॉर्म आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक प्रकार का पॉलीमर है जो कोपॉलीमर का एग्जांपल होगा, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइइन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूना S, ब्यूना N, ये सारे उदाहरण हैं। उदाहरण दिमाग में रखते जाइए, नाम से प्रश्न पूछा है, जैसे कि मैं बताऊंगा, ये जो दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। देखिए क्या पूछा है, PVC एक पॉलीमर है, फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये कैसे पॉलीमराइज होके PVC बना है और पॉलीमराइज होने के बाद इसका एकलक क्या था, ये हमको समझना है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये जो है ये है विनाइल क्लोराइड, मतलब मोनोमर। क्या है ये मोनोमर है, ठीक है, जिसको N संख्या में लिया और पॉलीमराइजेशन के बाद बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर से एक बॉन्ड और Cl, ठीक है। वैसे इसके साथ यहां पर भी बॉन्ड लगेगा ये इस तरीके से, क्योंकि बाकी श्रृंखला के साथ भी तो जुड़ना है, ठीक है। तो सामने में ये N जो था, पॉलीमराइजेशन के बाद N को यहां पर लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। साथ ही साथ डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड में, और सभी ये जो अलग अलग पार्ट थे उनके साथ भी सिंगल बॉन्ड लग गया बाकी श्रृंखला से जुड़ने के लिए, मतलब बाकी मोनोमर से जुड़ने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर का नाम है क्योंकि सामने में लगा है पॉली। पॉलीमराइजेशन के पहले, मतलब बहुलक बनने के पहले ये क्या रहा होगा, एकलक क्या रहा होगा इसका, विनाइल क्लोराइड। पॉली हटा दीजिए, विनाइल क्लोराइड। लेकिन नाम इतना इजीली नहीं पूछा है। क्वेश्चन आया था कि PVC का एकलक कौन सा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक कौन सा है, ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक विनाइल क्लोराइड होगा, लेकिन विनाइल क्लोराइड का अन्य नाम पूछा हुआ था ऑप्शन में। तो ध्यान रखेंगे, विनाइल क्लोराइड का अन्य नाम मतलब मोनोमर जो होगा, PVC का जो मोनोमर होगा, एकलक होगा, विनाइल क्लोराइड होगा, मतलब उसका अन्य नाम होगा क्लोरोइथाइलिन। लिखा हुआ है यहां पर क्लोरोइथाइलिन, ऑप्शन में यही दिया हुआ था, ठीक है, क्लोरोइथाइलिन। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, क्लोरोइथाइलिन, ठीक है, या इसे ही क्लोरोइथीन भी कहेंगे, क्लोरोइथीन या क्लोरोइथाइलिन। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लोरोएथिलीन या क्लोरोएथीन, ठीक। तो ये हो गया PVC के मोनोमर का नाम विनाइल क्लोराइड होगा, बिल्कुल, क्योंकि सामने से पॉली हटा दिया था, लेकिन इतना इजी तो पूछेगा नहीं, उसका अन्य नाम पूछा था। तो क्लोरोएथिलीन ये इसके मोनोमर एकलक का नाम है, ठीक है। पेन, इसका ध्यान में रख लीजिए, पेन का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक। फॉर्मूला होता है CH2, अच्छा ये तो पॉली है, मतलब पॉलीमर बन गया है ये पॉलीमराइजेशन के बाद। उसके पहले इसका एकलक क्या होगा, एकलक मतलब मोनोमर होगा इसका CH2 डबल बॉन्ड CH, CN मतलब साइनाइड। इसको N बार लिया, N संख्या में लिया और पॉलीमराइजेशन करा दिया, फिर मिला CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CN N टाइम्स, ठीक है। ये नीचे क्लियर है। तो देखिए ये इसका मोनोमर है, ये जो दिख रहा है ये इसका मोनोमर है, एकलक है किसका, पेन का। मतलब सीधा सीधा पेन जो है ना, पॉली है, पॉली को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, एक्रिलोनाइट्राइल बचेगा, वही उसका क्या होगा, एकलक होगा, मोनोमर होगा। लेकिन इतना आसानी से तो पूछेगा नहीं कि भैया पेन का पॉली हटा दो, P हटा दो
तो बन जाता है क्या, एक्रिलोनाइट्राइल, वही उसका एकलक होगा। इतनी आसानी से प्रश्न पूछेगा नहीं। एक्रिलोनाइट्राइल जो एकलक है पेन का, उसका अन्य नाम होता है साइनोएथिलीन। ठीक है, साइनोएथिलीन या साइनोएथीन, जैसे यहां पर लिखा था ना क्लोरोएथिलीन या क्लोरोएथीन, वैसे ही ये साइनोएथिलीन या साइनोएथीन, ये अन्य नाम है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि पीवीसी का एकलक का नाम क्या होगा। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो से यह प्रश्न आपका बनता है। और इसके पहले भी ये जो वर्गीकरण हमने देखना है कि एक ही प्रकार का एकलक प्रयोग में लाया जा रहा है या दो प्रकार के बहुलक एकलक जो है वो प्रयोग में आ रहे हैं, उसके अनुसार उसके उदाहरण सहित आपको करना पड़ेगा पूरी बातें। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सीखा कि बहुलक क्या होता है और कैसे बनता है, और जिस इकाई से वो बन रहा है उसे हम मोनोमर या एकलक कहते हैं। ये सारी बातें उदाहरण के साथ हमने देखी। आगे हम पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि एक हमने अभी से पहले ही उदाहरण बता दिया मैंने, वैसे ही जब हम वर्गीकरण करते जाते हैं कि कौन सा बहुलक रेखी है, कौन सा नहीं है, कौन सा योगात्मक बहुलक है, ये पूरा वर्गीकरण के अंतर्गत आता है जो प्रश्न अभी मैंने कहा आए हुए हैं। ठीक है, पूरी बातें हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।